बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर रिप्रोडक्शन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम देखते हैं कि जो एक इंसान है उसमें बहुत सारे सिस्टम मौजूद होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं। तो ये दूसरे जितने भी हमारे पास सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हो चाहे वो हम देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो मेल और फीमेल दोनों के अंदर क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर मुख्तलिफ मुख्तलिफ होगा। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये मेच्योरिटी के बाद जाकर अपना काम करना शुरू कर देता है। दूसरे सिस्टम हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो आफ्टर बर्थ के बाद ही अपना काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अगर बात करना चाहूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ये जो अपना काम है ये मेच्योरिटी के बाद करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या और इसके अंदर कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि अपना काम परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 इसके स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जिनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है टेस्टिस, दूसरा हमारे पास आ जाती है डक्ट्स और थर्ड पे हमारे पास आ जाता है कपुलेटरी ऑर्गन, या उसको हम नाम देते हैं पीनस का। तो ये 3 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि मिलके हमारे पास एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। यहाँ पर हम इनको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस क्या होते हैं कि ये मेल के अंदर आउटसाइड दी बॉडी आप कह सकते हैं कि मौजूद होते हैं। आउटसाइड दी बॉडी इन्होंने हैंग कर रहे होते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं टेस्टिस का। टेस्टिस बिल्कुल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये एक मेल के अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस मौजूद होते हैं। यहाँ पर हमने इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा बनाया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 टेस्टिस मौजूद होते हैं। अब ये जो टेस्टिस होते हैं ये बॉडी से आउटसाइड हैंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि इन टेस्टिस को एक मेम्ब्रेन ने घेरा होता है, एक थैली ने घेरा होता है। उस थैली को हम नाम देते हैं स्क्रोटम का। यहाँ पर एक थैली ने इसको घेरा हुआ है, इसको हमने नाम दे दिया स्क्रोटम। अब यहाँ पर ये स्क्रोटम जो है, इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये स्क्रोटम जो होती है, ये थैली जो होती है, इसने यहाँ पर टेस्टिस को मैकेनिकल इंजरी से बचाना होता है। तो यहाँ पर ये स्क्रोटम का काम होता है। जो यहाँ पर इसका टेम्परेचर होता है, ये स्क्रोटम का, या हम इस टेस्टिस का बात करें तो यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है वो हमारे पास हम देखते हैं कि 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये हमारे पास टेस्टिस है, तो हमने इसका टेम्परेचर देख लिया 34 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम देखते हैं कि हमें पता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है एक ह्यूमंस के अंदर, तो वो हमें पता है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर ये जो टेस्टिस है या ये जो स्क्रोटम है, इसका टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों है। इसकी वजह ये है कि ये जो टेस्टिस है, यहाँ पर स्पर्म की प्रोडक्शन होनी होती है। यहाँ पर टेम्परेचर कम की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो टेम्परेचर है ये 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि बॉडी का टेम्परेचर हम देखते हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि जो टेस्टिस है इनका टेम्परेचर है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसका, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा करके टेस्टिस का बनाया है, ताकि यहाँ पर इसके अंदर हम देख सकें कि कैसा स्ट्रक्चर मौजूद होता है, कैसे यहाँ पर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। तो हम देखते हैं कि ये जो टेस्टिस है इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। उन स्ट्रक्चर के अंदर कुछ आप कह सकते हैं कि नाली नमा आप कह सकते हैं कि नालियां मौजूद हैं, उनको हम नाम देते हैं सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स का। अब ये जो सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स है, ये टेस्टिस की वो जगह है जहां पर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, जहां पर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ये सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स हमारे पास वो जगह है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मैंने आपके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया है सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स का। तो सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के सेंटर में हम देखते हैं कि कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, उन सेल्स को हम नाम देते हैं एपिथेलियल सेल्स का। यहाँ पर ये एपिथेलियल सेल्स का काम क्या होता है कि यहाँ पर एक ये हार्मोन रिलीज करते हैं, उस हार्मोन को हम नाम देते हैं टेस्टिरोन। तो यहाँ पर ये जो टेस्टिरोन हार्मोन है, इसका बेसिकली काम क्या होगा कि यहाँ पर ये हार्मोन की प्रोडक्शन के अंदर, या हार्मोन की प्रोडक्शन को शुरू करवाता है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो हम देखते हैं कि सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स है, इसके अंदर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो स्पर्म्स है उनकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन होगी। बाद में क्या होता है
कि ये जो स्पर्म है यहाँ से निकलकर एक नाली नुमा स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं। उस नाली को हम नाम देते हैं एपिडिडमस का। ये वो नाली है जहां पर आकर स्पर्म थोड़ी देर के लिए स्टोर होते हैं। आप कह सकते हैं कि थोड़ी देर रुकते हैं आकर, तो ऐसी नाली को हम नाम देते हैं एपिडिडमस का। यहाँ पर बात की मैंने कि जो स्पर्म थे वो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर उनकी फॉर्मेशन हुई, लेकिन बाद में जाकर स्पर्म्स कहाँ पर स्टोर होना शुरू हो जाएंगे, एपिडिडमस के अंदर। अब यहाँ पर ये हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया कि टेस्टिस का हमने देखा टेम्परेचर क्या था और काम क्या था। यहाँ पर हमने देख लिया कि इसका जो काम था बेसिकली वो स्पर्म्स की प्रोडक्शन करना था। नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो एपिडिडमस है यहाँ से आगे एक नाली शुरू होती है, ये एपिडिडमस ही है, तो इससे आगे एक नाली शुरू होती है, उस नाली को हम नाम देते हैं वास डिफरेंस का। तो ये हमारे पास आगे नाली शुरू हो जाएगी। ये वो नाली है जहां से स्पर्म्स ने आगे पास होना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके आगे मुख्तलिफ चेक पोस्ट आएंगी, या आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स आएंगे, उनका भी हम काम देखेंगे। उनका काम क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है नाली के अंदर, तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सेमिनेफ्रस वेजिकल का। सेमिनल वेजिकल। इससे आगे हम आ जाते हैं तो ये हम देखते हैं कि ये आ जाता है एजैकुलेटरी डक्ट। फिर इसी तरह हमारे पास एक और आगे स्ट्रक्चर आ जाता है कि इंपॉर्टेंट, जिसको हम नाम देते हैं प्रोस्टेट का। इसी तरह हमारे पास आगे एक स्ट्रक्चर आता है जिसको यहाँ पर हमने नाम दे दिया कार्पस ग्लैंड। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो नाली है इसको हम नाम देते हैं यूरेथ्रा का। या फिर इसको जो दूसरा यूरेथ्रा को नाम दिया जाता है वो यूरोजेनिटल का नाम दिया जाता है। तो ये हमने सिंपल सा इसका एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें हमारे पास सेमिनल वेजिकल एजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट कार्पस ग्लैंड यूरेथ्रा और जिसको यहाँ हम दूसरा नाम देते हैं वो यहाँ पर हम यूरोजेनिटल का नाम देते हैं। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं इसको हम नाम देते हैं यूरेनरी ब्लैडर का। तो यूरेनरी ब्लैडर को आपको फंक्शन भी पता है कि यहाँ से आपने देखा है कि जो यूरिन वगैरह उसकी फॉर्मेशन होगी और यूरिन वगैरह पास बाहर आता है, तो ये यूरेनरी ब्लैडर है। अब हम देखते हैं कि मेल के अंदर क्या होता है। ये जो यूरेथ्रा होता है ये एक कॉमन डक्ट है, ये स्पर्म के लिए भी, और हम देखते हैं कि ये जो दूसरे नंबर पर हम यूरिन की फॉर्मेशन होती है, जो यूरिन रिलीज होना होता है वो एक ही डक्ट से रिलीज होंगे यूरेथ्रा से। लेकिन हम फीमेल की बात करते हैं तो वहां पर जो एग ने जिस नाली से जाना होता है या यूरिन ने जिस नाली से जाना होता है वो दोनों अलग-अलग होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूरिन के लिए भी और यहाँ पर स्पर्म्स के लिए भी एक ही कॉमन डक्ट है जिसको हम यूरेथ्रा या यूरोजेनिटल का नाम देते हैं। अब यहाँ पर जब स्पर्म्स की फॉर्मेशन हमने देखा कि स्पर्म की फॉर्मेशन तो टेस्टिस के अंदर हो गई। अब नेक्स्ट स्पर्म्स ने आगे चलना है इन सारे स्ट्रक्चर से गुजरकर। इन सारे स्ट्रक्चर से क्यों गुजरता है स्पर्म? बेसिकली यहाँ से स्पर्म इसलिए गुजरता है ताकि यहाँ पर स्पर्म्स को बहुत सारी आप कह सकते हैं कि फैसिलिटीज मिलती हैं। यहाँ पर स्पर्म्स को प्रोटेक्शन मिलेगी इन एरिया से गुजरते हुए, यहाँ से इसको न्यूरिशमेंट मिलेगी, खुराक वगैरह, यहाँ पर इसको मूवमेंट वगैरह मिलेगी, लुब्रिकेशन मिलेगी। तो ये सारी की सारी चीजें इन्हीं स्ट्रक्चर से गुजरते हुए यहाँ से मिलेगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक टर्म बताना चाहूंगा एजैकुलेशन। एक टर्म आपकी बुक के अंदर शायद लिखी हो तो उसको हम नाम देते हैं एजैकुलेशन। एजैकुलेशन हम कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल के जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो आप देखते हैं कि फ्लूइड रिलीज होता है ड्यूरिंग सेक्स, तो उसको हम नाम देते हैं एजैकुलेशन का। जब भी ड्यूरिंग सेक्स आप देखते हैं कि जो लिक्विड या फ्लूइड जो वहां से रिलीज होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एजैकुलेशन का। तो ये वो वाली स्टेज होती है कि यहाँ पर जो मेल है वो एक आप कह सकते हैं कि लॉट ऑफ प्लेयर जो है वो वहां पर महसूस करता है, उसको बहुत ज्यादा प्लेयर महसूस होती है ड्यूरिंग एजैकुलेशन। तो जब यहाँ पर एजैकुलेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है तो एजैकुलेशन के दौरान क्या होता है कि हम देखते हैं यहाँ पर
ड्यूरिंग एजैकुलेशन हम देखते हैं कि 2 to 5 मिलीलीटर वहां से एक फ्लूइड रिलीज होता है। तो यहाँ से ये जो 2 to 5 मिलीलीटर फ्लूइड रिलीज होगा, 1 मिलीलीटर या 1 ड्रॉप के अंदर हम देखते हैं कि जो स्पर्म्स की तादाद होगी वो तकरीबन 2 से लेकर 12 मिलियन तक होती है। अब आप अंदाजा लगा लें कि एक जो मिलीलीटर है उसमें 2 से लेकर 12 मिलियन तक स्पर्म्स की तादाद होती है। यहाँ पर अब हमने देख लिया कि जो टेस्टिस थे वहां से स्पर्म्स रिलीज हुए और वो जो स्पर्म थे वो वैस डिफरेंस के अंदर आ गए। अब यहाँ पर स्पर्म्स ने मूव करते हुए जब यहाँ पर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं, जिस सर्कुलर स्ट्रक्चर को यहाँ पर हमने नाम दिया सेमिनल वेजिकल का। जब यहाँ पर ये आ जाएंगे तो यहाँ पर ये क्या करता है, सेमिनल वेजिकल यहाँ पर स्पर्म को फूड प्रोवाइड करता है। वो कौन सी फूड प्रोवाइड करता है, यहाँ पर जो फूड सेमिनल वेजिकल स्पर्म को देगा वो फ्रुक्टोज होगी। फ्रुक्टोज जो होती है ये स्पर्म के लिए एक बेस्ट फूड होती है, प्लस यहाँ पर ये एंजाइम वगैरह देगा उसको। तो ये ऐसी चीजें यहाँ से इसको मिलेंगी। अब दूसरा जो सेमिनल वेजिकल का काम होगा वो यहाँ पर क्या होगा कि इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होगा। अब यहाँ पर फ्लूइड है तो ये जो फ्लूइड होगा सेमिनल वेजिकल फ्लूइड, जिसको हम नाम देते हैं सेमिनल वेजिकल फ्लूइड, वो मिलेगा यहाँ पर स्पर्म के साथ। और जब ये स्पर्म के साथ मिलेगा तो ये यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी या आप कह लेंगे फ्लूइड बन जाएगा, उसको यहाँ पर हम नाम देते हैं सीमन का। तो सीमन ही वो वाला फ्लूइड है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आप देखते हैं कि रिलीज होता है, उसको हम नाम देते हैं सीमन का। वो खाली स्पर्म नहीं होंगे, स्पर्म के साथ एक फ्लूइड मिल जाता है जिसको हम नाम देते हैं सेमिनल वेजिकल फ्लूइड का। जब वो यहाँ पर मिल जाएगा तो उसके मिलने की वजह से हमारे पास एक फ्लूइड बन जाता है जिसको हम नाम देते हैं सीमन का। और सीमन ही क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से वहां से रिलीज होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा कि जो हमारे पास सीमन बना है या आप कह लें कि स्पर्म है, ये नेक्स्ट आगे मूव करते हैं एजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। यहां पर ये थोड़ी देर स्टोर होकर नेक्स्ट आ जाते हैं ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर या प्रोस्टेट के अंदर आ जाते हैं। प्रोस्टेट का यहाँ पर काम क्या होता है, ये यहाँ पर इसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। इसको यहाँ पर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि ये जो स्पर्म्स हैं या ये जो सीमन है किसी जगह के ऊपर आकर फंसे ना, ये आगे मूव करता रहे। तो ये जहाँ यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोस्टेट का काम होगा प्रोवाइड लुब्रिकेशन। तो ये हमारे पास आ गया कि प्रोवाइड लुब्रिकेशन। थर्ड हम देखते हैं कि ये जो स्पर्म है हमारे पास ये आ जाते हैं नेक्स्ट ग्लैंड के अंदर जिसको हम नाम देते हैं कार्पस ग्लैंड का। कार्पस ग्लैंड का बेसिकली यहाँ पर काम क्या होता है कि इसने जो स्पर्म का रास्ता है उसको साफ करना होता है। जो भी एक आप कह सकते हैं कि रास्ता होगा उसको क्लियर करना होगा। कैसे ये रास्ता क्लियर करता है, हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो नाली होगी यूरिनरी ब्लैडर की, यहाँ पर इसका काम क्या होता है कि इसने यहाँ से यूरिन को रिलीज करना होता है। जब ये यूरिन यहाँ से पास करेगा तो ये जो नाली होगी बेसिकली ये जो यूरेथ्रा हम देखते हैं ये हो जाती है यहाँ पर एसिडिक। यहाँ पर ये तेजाबियत आ जाएगी यहाँ पर जहां से यूरिन गुजरेगा। तो जब ये यहाँ से एसिडिक हो जाएगी, अब यहाँ पर काम क्या होगा कि कार्पस ग्लैंड कुछ फ्लूइड रिलीज करेगा। वो फ्लूइड क्या करता है कि इस रीजन को यहाँ पर बेसिक होता है, वो बेसिकली यहाँ पर जो फ्लूइड उसने रिलीज किया तो वो बेसिक होगा नेचर में। तो आपको पता है कि जब एसिडिक शय किसी बेसिक शय से मिलती है तो वो जो इफेक्ट होता है हमारे पास ओवरऑल वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इसको हमने देख लिया कि इसने न्यूट्रलाइज कर दिया और स्पर्म का जो रास्ता था उसको यहाँ से साफ कर दिया। तो ये हमने देख लिया कि स्पर्म यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। और फाइनल जो स्ट्रक्चर होगा वो यूरेथ्रा, ये यूरिजेनिटल है जिसके जरिए क्या होता है कि स्पर्म बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ पर ये जो हम देखते हैं कि यूरेथ्रा होता है इसके ऊपर एक टिश्यू मौजूद होता है, गोश्त का एक लोथड़ा मौजूद होता है, उसको यहाँ पर हम नाम देते हैं स्पंजी टिश्यू का। ये यूरेथ्रा, तो इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर आपको कह रहे हैं कि टिश्यू मौजूद होता है, उसको हम नाम देते हैं स्पंजी टिश्यू।
अब यहाँ पर ये स्पंजी टिश्यू के अंदर हम देखें तो कुछ ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, खून की रगें मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया ये ब्लड वेसल्स है। अब काम क्या होता है कि जब यहाँ पर इन ब्लड वेसल्स के अंदर खून आता है तो ये जो हमारे पास हम देख रहे हैं कि ये पीनस है, इस स्ट्रक्चर को हम पीनस का नाम भी दे देंगे। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम पीनस का नाम देते हैं। ये जो पीनस होगा ये क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा। जब भी यहाँ पर ब्लड वगैरह आएगा तो ये पीनस क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा। और इसकी वजह से जब ये इरेक्ट हो जाता है तो इसी की वजह से जो स्पर्म है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या हो जाएंगे, इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर यहाँ पर ये इरेक्ट नहीं होगा तो ये जो आप कह सकते हैं कि स्पर्म वगैरह है इनको ट्रांसफर करना मुश्किल हो जाता है। तो बाज लोगों के अंदर क्या होता है कि ये जो आप कह सकते हैं कि ये पीनस है ये इरेक्ट नहीं हो पाता। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर जब ब्लड नहीं आएगा तो ब्लड ना आने की वजह से ये जो पीनस है ये इरेक्ट नहीं होगा, और इरेक्ट ना होने की वजह से क्या होता है कि स्पर्म ट्रांसफर नहीं हो सकते। फिर वो बाज मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं तो वो अलग केस आ जाता है हमारे पास। तो हमने देख लिया कि जो स्पंजी टिश्यू है इनके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, और ब्लड वेसल्स के अंदर जब ब्लड आता है तो ये क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है। और ये हम देखते हैं कि इसके जरिए क्या हो जाता है, स्पर्म की ट्रांसफर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ये हमने देख लिया सारे का सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट जो इसका पोर्शन है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हम कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। कैसे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का। वो अब यहाँ पर हम देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। हमने देखा कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही थी तो उसको हमने नाम दे दिया स्पर्मेटोजेनेसिस का। यहाँ पर हम देखेंगे आप कैसे स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इस सारे के सारे प्रोसेस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो यहाँ पर एक कह लें कि हार्मोन को रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस ने एक एंजाइम को रिलीज किया, उस एंजाइम को हम नाम देते हैं गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। अब इसका काम क्या होता है, ये जो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है ये आगे जाकर आप कह लें कि इफेक्ट करता है, या अपना जो असर है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जाकर करेगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जाकर जब ये इफेक्ट करेगा तो वहां से ये दो तरह के हार्मोन को रिलीज करता है। एक हम देखते हैं कि FSH, और दूसरा जो होगा वो हम देख रहे हैं यहाँ पर वो आ जाता है ल्यूटिनिंग हार्मोन, या जिसको LH का नाम देते हैं। तो ये दो तरह के हार्मोन रिलीज हो जाएंगे। जब गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जाकर अपना असर करेगा तो वहां पर ये दो तरह के हार्मोन रिलीज हो जाएंगे। FSH क्या करता है, यहाँ पर ये एक सेल्स को जगह देता है या एक सेल्स बनाता है। यहाँ पर उन सेल्स को हम नाम देते हैं सर्टोली सेल्स का। क्लियर हो गया, ये सर्टोली सेल्स, ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि स्पर्म को खुराक वगैरह देते हैं और स्पर्म को मिच्योर करने में हेल्प करते हैं। ऐसे सेल्स को यहाँ पर हम नाम देते हैं सर्टोली सेल्स का। यहाँ पर ये स्पर्म वगैरह को खुराक भी देंगे और उनको मिच्योर करने में भी हेल्प करेंगे, तो ऐसे सेल्स को हमने नाम दे दिया सर्टोली सेल्स का। नेक्स्ट जो दूसरा हार्मोन है ल्यूटिनिंग हार्मोन, ये जाकर इफेक्ट करता है, हमने देखा था एपिथेलियल सेल्स के ऊपर। जब ये एपिथेलियल सेल्स के ऊपर इफेक्ट करेगा तो वहां से ये एक हार्मोन रिलीज करता है, उस हार्मोन को हम नाम देते हैं टेस्टिरोन। क्लियर हो गया। तो ये यहाँ से टेस्टिरोन का आपको मैं पहले भी काम बता गया हूँ कि इसने स्पर्म को प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो उसको इस हार्मोन को हम नाम देते हैं टेस्टिरोन का। तो ये दो तरह के हमने काम देख लिए कि FSH ने सर्टोली सेल को प्रोड्यूस किया और LH ने यहाँ पर टेस्टिरोन को प्रोड्यूस कर दिया। अब प्रोसेस क्या होता है, हम देखते हैं कि टेस्टिस के अंदर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, उन सेल्स को हम नाम देते हैं स्पर्मेटोगोनियम का। ये जो सेल है ये बेसिकली डिप्लॉयड होते हैं, 2N होते हैं।
तो पहले जो सेल हैं ये हम देखते हैं कि टेस्टिस के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये जो स्पर्मेटोगोनियम है इनके अंदर माइटोसिस परफॉर्म होती है, इनके अंदर माइटोसिस का अमल परफॉर्म होगा। और आपने पता है कि माइटोसिस क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सेल दो के अंदर तकसीम हो जाता है, उस प्रोसेस को हम माइटोसिस का नाम देते हैं। जब इसके अंदर माइटोसिस होगी तो ये जो सेल है ये हमारे पास चेंज हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर। क्लियर हो गया, यहाँ पर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हमारे पास बन गई और ये भी डिप्लॉइड ही होंगी। हम देखते हैं कि जिस किसी सेल्स के अंदर माइटोसिस परफॉर्म होती है और उससे जो सेल बनते हैं वो बेसिकली डिप्लॉइड ही होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा, ये जो हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने इनके अंदर मियोसिस का अमल परफॉर्म होगा। जब इनके अंदर मियोसिस होगी तो इसके नतीजे में हमारे पास जो सेल बनता है उसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का। और ऐसे सेल जिनके अंदर मियोसिस परफॉर्म होती है वो हेप्लॉइड रह जाते हैं, सिंगल एन आ जाएगा हमारे पास, तो इसके अंदर मियोसिस परफॉर्म हुई। अब ये जो हमने देख लिया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, इनके अंदर फिर दोबारा से क्या परफॉर्म होगी, सेकेंडरी आप कह लेंगे मियोसिस 2 परफॉर्म होगी। और इसके नतीजे में जब यहाँ पर मियोसिस 2 परफॉर्म होगी तो मियोसिस 2 के परफॉर्म होने के नतीजे में जो हमारे पास सेल बनता है उसको हम नाम देते हैं स्पर्मेटिड्स का। क्लियर हो गया, तो ये भी हमारे पास हेप्लॉइड है। स्पर्मेटिड्स बेसिकली हम कहते हैं इमेच्योर फॉर्म जो होती है स्पर्म की, इमेच्योर स्टेज होती है जो स्पर्म की, उसको हमने नाम देते हैं स्पर्मेटिड्स का। तो ये बेसिकली राउंड फॉर्म के अंदर होते हैं। फाइनली क्या होता है कि ये जो स्पर्मेटिड्स है हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्म के अंदर। तो ये जो स्पर्म होता है बेसिकली इसका जो सेल है ये कुछ इस तरह के इसके अंदर स्ट्रक्चर आ जाते हैं, ये इसका हेड आ जाता है हम देखते हैं, और ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इसकी टेल आ जाती है। मजीद इसके स्ट्रक्चर वगैरह भी हैं जो कि आप हायर क्लासेस के अंदर जाके पढ़ेंगे। ये हम देखते हैं कि ये इसका हेड होगा, ये इसकी टेल होगी, और इस तरह हमारे पास ये स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये स्पर्म फिर जब टेस्टिस से रिलीज होंगे मुख्तलिफ स्ट्रक्चर से गुजरते हुए फिर ये अपने फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच जाते हैं। थैंक यू।